हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के फिजिक्स सब्जेक्ट का जो चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। यानी लघु उत्तरीय जो प्रश्न है इसका उत्तर आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल 17 प्रश्न है। ठीक है, और 17 प्रश्न अगर हम इस वीडियो में देंगे तो वो वीडियो काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा, तो हम लोग इसे 2 पार्ट में कर देंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग लगभग 8 या 9 प्रश्न जो है, लगभग 10 प्रश्न, चलिए 10 प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो प्रश्न है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हमने इस चैप्टर का लाइव क्लास किया था, ऑनलाइन क्लास करवाया था, तो हमने आपसे कहा था कि ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है किरण पुंज, जो कि आपसे प्रश्न के तौर पे, मतलब प्रश्न में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये आपके बुक में ही दिया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर अभी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी लाइव क्लासेस हो साइंस और मैथ की, इंग्लिश की, तो आप लोग उस लाइव क्लास को ज्वाइन करें। और लाइव क्लास में जो टॉपिक्स पे पढ़ाया जाता है, जो टॉपिक को पढ़ाया जाता है, आप लोग उसको समझें, पढ़ें, तो आप लोगों को प्रश्न उत्तर जो है वो आप लोग खुद से ही आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनके समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, जो कि 3 प्रकार का होता है। तीनों का नाम आपसे प्रश्न में पूछा है, और पूछा है कि ये तीनों किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। तो अपसारी जो किरण पुंज होता है, डाइवर्जिंग बीम, तो अपसारी किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप पहला जो है अपसारी किरण पुंज, उसमें लिखेंगे कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसका फिगर भी आप वहां पे बना देंगे, तो इसका फिगर आपको कैसा बनाना है हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है अपसारी किरण पुंज, जो कि एक बिंदु स्रोत से निकल करके वो फैलती चली जा रही है। ठीक है, दूसरा पूछा आपसे समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, और बहुत अधिक दूरी पर स्थित जो प्रकाश स्रोत होते हैं उससे आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। जैसे कि सूर्य जो है वो बहुत दूरी पर स्थित है, यानी कि पृथ्वी से वो बहुत दूर पर स्थित है, तो उससे जो प्रकाश स्रोत से आता हुआ किरण पुंज है, ठीक है, बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जो है उससे आता हुआ किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है, जैसे कि सूर्य से आता हुआ किरण पुंज। ठीक है, तो समांतर किरण पुंज बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, इसका फिगर ये है। उसके बाद है यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज। तो इस प्रकार की किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इस किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है, क्योंकि वो एक बिंदु पर आकर के मिल रही हैं। ठीक है, तो जब वो आके मिल रही हैं तो इनके बीच की जो दूरियां हैं वो कम होती जाएगी, सिंपल सी बात है। और जब ये अभिसारी में, सॉरी, अपसारी में जब ये एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जा रही है तो इनकी दूरियां जो है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये फैलती चली जा रही है, जबकि अभिसारी में ये पास आ रही हैं। ठीक है, एक बिंदु पर आकर के मिल रही हैं, तो ये क्या होगा, इनकी दूरियां घटती जाती हैं। तो ये था अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में क्या अंतर है, मतलब इनके बीच में डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी यहीं पे दिया हुआ है। तो जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं, पारभासी और अपारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ वो होते हैं जिनसे प्रकाश जो है वो आसानी से पार कर जाता है। ठीक है,
इसमें आप लोग को डिफरेंस बताना है तो आप पहले ये लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा कि ये सारे पारदर्शी पदार्थ हैं। फिर दूसरा है पारभासी, तो पारभासी वो होते हैं जो वैसे पदार्थ जिन पर उन पर पड़ने वाला जो प्रकाश है वो एक छोटे से भाग को ही जो पदार्थ पारभासी पदार्थ होते हैं वो उन पर पड़ने वाले प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही अपने अंदर से होकर जाने देते हैं। ठीक है, जैसे कि घिसा हुआ जो कांच होता है, तेल लगा कागज होता है, जैसे कभी कभी कागज वगैरह पे तेल घी ये सब लग जाता है, तो वो सारे पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। बैलून का रबड़ हो गया, आँख की पलक हो गई, ट्रेसिंग पेपर यानी कि जिसको बटर पेपर भी कहा जाता है वो, हमारा स्किन है, रक्त है, दूध है, घना जो धुआं होता है, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि, ये सब पारभासी पदार्थ होते हैं। ठीक है, अगला है अपारदर्शी। तो अपारदर्शी वैसे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश को अपने में से होकर के जाने ही नहीं देते, वो सब अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि, ये सब अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। यानी कि अब ये जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसी चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा है जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको आप VVI लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये वाला फिगर दिया हुआ है जिसके थ्रू हमने लाइव क्लासेस में भी पढ़ा था, तो ये फिगर आपका दिया है परावर्तन के नियम को ही। तो पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। तो ये आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये तीनों एक ही समतल में है। आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, इन तीनों की बात हो रही है, ये तीनों एक ही समतल में है। ठीक है, समतल दर्पण है ये, तो ये तीनों एक ही समतल में। और दूसरा आपतन कोण जो होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख दीजिएगा कि AO OB ये फिगर बना करके, ठीक है, और वहाँ पे बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि जो AO है और जो OB है और ये ON ये तीनों एक ही समतल में हैं। ठीक है, और दूसरा कि कोण AON, क्योंकि कोण यहाँ पे बन रहा है ना, तो कोण जो जहाँ बनता है वो हम लोग बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो कोण AON जो है और कोण BON जो है ये हमेशा बराबर होती है, यानी कि कोण AON इक्वल टू BON। ठीक है, कोण BON या फिर I इक्वल टू R। ठीक है, तो ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में क्या अंतर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब हम लोग इसमें क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब जो है इनके बीच में आप 3 डिफरेंस बता सकते हैं जो कि यहीं पे दिया हुआ है। पहला आप लोग ये लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब कहते किसको है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है, तो डिफरेंस कैसे आप लिखिएगा, एक तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जबकि करके। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखिएगा कि जबकि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस तरह से जो कॉलम बना करके डिफरेंस बताया जाता है, एक कॉलम में वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पहले लिखिएगा, फिर इधर साइड आभासी प्रतिबिंब के बारे में वही टॉपिक पर लिखना है जो आप वास्तविक में लिखें। ठीक, फिर जब दोनों हम लिख लेंगे तो दूसरा पॉइंट भी हम लोग दोनों में सेम ही टॉपिक पर लिखेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी जो है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों कॉलम में हम लोग
आभासी और वास्तविक दोनों में लिख देंगे। तीसरा है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, तो हम लोग वास्तविक में लिखेंगे, और आभासी जो है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, वो हम लोग आभासी में इधर लिखेंगे। तो इस तरह से कॉलम बना करके आप दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बता देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आप चाहें तो आपके पास दो ऑप्शन है जो कि हमने बताया, जबकि करके आप लिख दीजिएगा और या फिर कॉलम बना करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषता होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। टोटल यहाँ पे 6 विशेषताएं दी हुई हैं, आप 6 में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट हम यही कहेंगे पहला जो है, ऐसे तो 6 इम्पॉर्टेंट है, बट आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी होता है। वैसे तो हम जैसा कि कहा कि 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 6 में से आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट लाइन से अगर ये बताएं कि दर्पण में पीछे बनता है उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, क्योंकि लाइन से एक एक पॉइंट दिया हुआ है। अगर आप कोई 3 पॉइंट लिख रहे हैं तो 4 5 6 लिखेंगे या 1 2 3 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आप जहाँ से लेना चाहें आप ले करके लिख सकते हैं, बट 1 2 3 मतलब कि एक लाइन से जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल सीरियल वाइज अगर हम लोग लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 5। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने आपसे कहा था कि ये दोनों दर्पण जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवतल और उत्तल दर्पण में यहाँ पे डिफरेंस आपको बताना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 6। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर। तो लिखिएगा आप लोग कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर यह है कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह जो होती है वो धंसी रहती है। ठीक है, और उत्तल दर्पण की जो परावर्तक सतह रहती है वो उभरी रहती है। दूसरा है कि अवतल दर्पण का फोकस हमेशा वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है, जबकि उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ठीक है, और चौथा है कि इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या उसके बराबर होता है, लेकिन इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण में कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है या उसके बराबर नहीं बनता है, हमेशा छोटा जो है वस्तु के आकार से छोटा बनता है। तो ये 4 डिफरेंस आप लोग अवतल और उत्तल दर्पण के बीच में लिख देंगे, और इस तरह से कॉलम बना करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से क्या तात्पर्य होता है। यानी आपको यहाँ पे उत्तर बताना है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा फिगर जो कि इसमें आपको गोलीय दर्पण से संबंधित जितने पद हैं वो ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, परावर्तक सतह हो गया, कलई हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ये सारे आपके गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद हैं। ठीक है, तो इन सब को समझने के लिए यहाँ पे आपको उन सब का डिटेल दिया हुआ है और इसी में आपका वक्रता त्रिज्या भी आता है। तो वक्रता त्रिज्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और ये PC = R जो कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या जो R यहाँ पे दिया हुआ है, R से वक्रता त्रिज्या को सूचित किया जाता है। ठीक है, अगर वक्रता त्रिज्या का मतलब जैसे SI मात्रक वगैरह होता है, तो ये SI मात्रक नहीं है, बस सूचित करने के लिए कोई एक वर्ड आपको मिलना चाहिए जिससे हम उसको सूचित कर सके। तो R जो है वो वक्रता त्रिज्या को सूचित करता है, उसका साइन है। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में लिखें तो R हम लोग लिखते हैं वक्रता त्रिज्या को। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण जो है उसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो बनता है। अभी अभी हमने अवतल और उत्तल दर्पण में जो डिफरेंस देखा तो उसमें हमने देखा कि उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है, क्योंकि वे किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और वह छोटा होता है। ठीक है, इनका दृष्टि क्षेत्र चूंकि विस्तृत होता है, ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं और समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण से वाहन चालक अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाते हैं। फ्रेंड्स, तो ये होगा आपके प्रश्न संख्या 9 का उत्तर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वो किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वो छोटा होता है और इनका दृष्टि क्षेत्र जो होता है यानी फील्ड ऑफ विजन जो होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है। दृष्टि क्षेत्र जो है वो कितना होता है, वो विस्तृत होता है और ये बाहर की ओर वक्रित होता है। और समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण से वाहन चालक जो है वो अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाता है। तो फ्रेंड्स, ये था प्रश्न संख्या 9 का उत्तर और इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि प्रश्न संख्या 10 जो है वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग मत हो, इसलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 से लेकर के 17 तक जो प्रश्न संख्या है, ठीक है, वो सारे प्रश्नों का उत्तर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसका प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 9 तक का उत्तर देखा है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और ये प्रश्न संख्या 1 से लेकर के टोटल हम लोगों ने 9 तक बनाया है। बाकी जो प्रश्न संख्या बच गया वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 10 से लेके 17 तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10 नंबर में आपको प्रूफ करना है और ये जो प्रश्न है 10वां नंबर, ये हम लोगों ने लाइव क्लास में हमने आपको प्रूफ करके बताया था, बट जिन्होंने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।